Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are all fine, safe and sound. My name is Sidra Jameel and I am here with the new chapter from biology, that is chapter number 6, and its name is enzyme. First of all, I would like to summarize this chapter that in this chapter we will discuss what is actually enzyme और इसकी स्पेसिफिसिटीज क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये किस तरह से एक्ट करता है और क्या इसके आप कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, देन इसके हमें फ़ायदे कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, किस तरह से ये हमें हेल्पफुल है, और एट द एंड हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक आप कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा चैप्टर है बायोलॉजी का, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हेल्पफुल भी है, और आप कह सकते हैं कि ये बायोलॉजी की एक तरह से जान है, क्योंकि एंजाइम एक्चुअली वो चीज है जो कि हमारी हर आप कह सकते हैं एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, किस तरह से कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में ऑल द टाइम कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, वो आप आसान अल्फाज में अगर कहें तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। ठीक है, जिसमें कि ग्लाइकोलाइसिस आती है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये बड़े बड़े नाम हैं जो कि आप अगले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये वो सारे प्रोसेसेस हैं जो कि किसी भी एक लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हमने एक टर्म इस्तेमाल की है यहाँ पे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली इसका मतलब होता है, या इसको डिफाइन अगर किया जाए तो हम कहते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शंस एक्चुअली विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में हर वक्त केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और उन तमाम केमिकल रिएक्शंस का अगर एक सेट बना दिया जाए तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो इट्स अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और एक्चुअली मेटाबॉलिज्म जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है और इसका मतलब होता है चेंज। अब आपको पता है आपकी बॉडी में, आपके बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी पार्ट्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम डे बाय डे कोई ना कोई चेंज आ रहा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक न्यूबॉर्न बेबी है तो उसमें चेंज आएगा कि वो बड़ा होता जाएगा, ग्रोथ हो रही है, जैसे ही टॉडलर के बाद वो एक चाइल्ड की फॉर्म में आ जाएगा, देन यंग हो जाएगा, देन ओल्ड एज की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। सो हर वक्त हमारी बॉडी में चेंज आ रहा होता है और उस चेंज का जिम्मेदार यही मेटाबॉलिज्म है। दैट्स वाई इसको मेटाबॉलिज्म का नाम दिया गया, क्योंकि हर वक्त एक चेंज आ रहा है केमिकल रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, और ये टर्म हमें पहली बार दी थी इब्न नफीस ने। नेक्स्ट हम लोग ये कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म को ही अगर कैटेगराइज किया जाए, क्योंकि मैंने भी आपसे कहा कि इट्स अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो वो बायोकेमिकल रिएक्शन फिर एक तरह के तो नहीं होंगे ना, दैट आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट, लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल बनाना, ये कहलाता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन आवर बॉडी, जो कि अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बता दूंगी, और इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी बॉडी में किसी भी लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़ा ही इसलिए जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एनर्जी। ठीक है, सो इसमें हम एग्जांपल अगर कोड करें तो दैट इज रेस्पिरेशन, जो सेल के लेवल पे हम एक प्रोसेस करते हैं, यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और उसके साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब ना तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ लेना देना है, वो एक्सेल हो जाएगी, ना हमें इस वक्त वाटर की जरूरत है, वो बॉडी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा, ये यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। बेसिक पर्पस था हमारा एनर्जी, जो कि हम इस प्रोसेस के थ्रू हासिल करते हैं। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये एक्चुअली मेटाबॉलिज्म की एक सब कैटेगरी है, कैटाबॉलिज्म, जो कि हमें एनर्जी दे रही है। दूसरा है हमारे पास एनाबॉलिज्म, और इसका मतलब होता है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस ऑफ व्हाट, सिंथेसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी अभी जो हमने कैटाबॉलिज्म को डिफाइन किया था, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है कि इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो मिल के लार्जर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और जब भी कोई बिल्डिंग करनी होती है, कुछ भी बिल्डअप आपने करना है,
तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग को बनाना है तो मलबा हमें चाहिए ना, इसी तरह से जब बिल्डिंग को तोड़ते हैं तो मलबा हमें हासिल हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से एनर्जी जो है, जब आप कोई चीज तोड़ रहे हैं तो एनर्जी मिलती है, जब कोई चीज जोड़ रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, और इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस ये अभी जो आपने देखी है इक्वेशन, बिल्कुल इसका उलट है, जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है, ये दोनों मिलके बना लेते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और उसमें जो एनर्जी यूज होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। और उसके बाद हम कहते हैं कि जो आपके पास कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की अगर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आपको दूं तो दिस इज द मेन व्यू ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, यानी हमने जो फूड इस्तेमाल की, जो खाना हमने खाया है उसकी तोड़फोड़ होती है, उसको कैटाबोलाइज किया जाता है, एनर्जी रिलीज होती है और वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एनाबॉलिज्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमने गोश्त खाया है, ठीक है, फूड में मीट शामिल है, वो टूट जाएगा, प्रोटीन की फॉर्म में था, वो टूट के अमाइनो एसिड्स बना लेगा। अब यही अमाइनो एसिड मिलके या तो हमारी बॉडी में फ्लैश का काम करेंगे, यानी मसल्स प्रोडक्शन में काम आएंगे, या फिर कोई और प्रोटीन हो सकता है वो कोई एंजाइम ही बना ले। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट कि हमारी बॉडी को क्या चीज चाहिए। ठीक है, उस सिचुएशन पे फिर रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए हम अपनी मर्जी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनवा लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म। ठीक, उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो मेन आपके इस चैप्टर का नाम है दैट इज द एंजाइम, और जो मेन हेडिंग हमारी होनी चाहिए वो एंजाइम ही है। लेकिन अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रही थी कि किस तरह से एंजाइम्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करते हैं। जब तक वो पता नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म का आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तब तक आपको एंजाइम भी समझ नहीं आना। ठीक है, सो एंजाइम एक्चुअली मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, फिर से जरा रिकॉल कर लें, दैट इज अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम एज अ होल कहते हैं मेटाबॉलिज्म, और इन तमाम केमिकल रिएक्शंस को जो रेगुलेट करना है, जो प्रोसीड कराना है, उसमें जो मॉलिक्यूल शामिल होता है दैट इज एंजाइम्स। ठीक है, किस तरह से हम कहते हैं कि ये काम करता है, तो उसके लिए इसकी स्पेशलिटी और इसका स्पेसिफिक नाम है बायोकैटलिस्ट। बायो को आप हटा दें, पहले कैटलिस्ट की तरफ आए। कैटलिस्ट एक्चुअली केमिस्ट्री का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो इन आपके केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बने, यानी केमिकल रिएक्शन में ऐड हो, लेकिन उस रिएक्शन को स्पीड अप करने के बाद खुद उसी तरह से बाहर निकल आए, खुद यूज ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो सबस्ट्रेट जो है या दो आपके रिएक्टेंट जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, लेकिन उनको मिलने के लिए या वो प्रोसेस करने के लिए 1 घंटा चाहिए। ठीक है, लेकिन एक तीसरी चीज हम उसमें ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से वही प्रोसेस जो है वो 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है, सो वो जो तीसरी चीज हमने ऐड की दैट इज एक्चुअली कैटलिस्ट, जो कि खुद कुछ नहीं करेगी, सिर्फ उन दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में मिला देगी, प्रोडक्ट बना देगी और खुद एज इट इज बाहर निकल आएगी, तो उसको कहते हैं कैटलिस्ट। और वही कैटलिस्ट अगर बायोकेमिकल रिएक्शंस में यूज हो रहा है, यानी किसी लाइफ में यूज हो रहा है, तो उस कैटलिस्ट को कहेंगे हम बायोकैटलिस्ट। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इसका काम क्या है, स्पीड अप कराना। कोई भी रिएक्शन है, जिस भी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज हो गया, वो रिएक्शन जो है वो मिलियन टाइम्स फास्टर हो जाता है। ठीक है, और इसका एक और काम होता है कि ये मेटाबॉलिक पाथवेज को जो है वो रेगुलेट कराता है। अब मेटाबॉलिक पाथवेज क्या है, समटाइम ऐसा होता है कि कोई एक प्रोसेस जो है वो 2 से 3 स्टेजेस में यूज होता है। ठीक है, प्रोसीड होता है 2 से 3 स्टेजेस में। सो 1, 2 एंड 3 इन तीनों स्टेजेस को हम कहते हैं ये पाथवे है किसी एक प्रोसेस का, यानी एक स्टेज होगी तो फिर दूसरी होगी, दूसरी होगी तो फिर तीसरी होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 के बाद जो है वो 3rd आ जाए। सो इसकी जो रेगुलेशन है, यानी 1 के बाद 2 और 2 के बाद ही 3, उस रेगुलेशन को एक्चुअली कंट्रोल करते हैं एंजाइम। क्लियर?
उसके बाद हम कहते हैं कि एंजाइम्स की ही थोड़ी सी और अगर तारीफ कर ली जाए या उसको अगर आप कह सकते हैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा लिया जाए तो हम कहते हैं दैट इज प्रोटीन इन नेचर। आपको पता है कि बेसिक बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स ये सारे पढ़े हुए हैं ना अपने छोटी क्लासेस में। सो उनमें से जो एंजाइम के हिस्से में कैटेगरी आती है दैट इज प्रोटीन, ठीक है, दे आर प्रोटीन इन नेचर। और इसके बाद हम ये कहते हैं कि दे कैन कैटलाइज अ वैरायटी ऑफ रिएक्शन, यानी कोई एक रिएक्शन नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ग्लूकोज को तोड़ने की या ग्लूकोज बनाने की, तो सिर्फ इसमें एंजाइम यूज नहीं होता। एक्चुअली हमारी बॉडी में तकरीबन जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सब को एंजाइम रिक्वायर होता है। सो हम ये कहते हैं कि बहुत सारे अब वैरायटी ऑफ रिएक्शंस हैं जिसमें कि एंजाइम जो है वो कैटालाइसिस कराता है। और इसकी एक और स्पेशलिटी ये है कि इट नेवर बी यूज्ड, इट कैन कैटालाइज द वैरायटी ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप। खुद इस्तेमाल नहीं होते, बस वो काम करवाते हैं, स्पीड अप कराते हैं रिएक्शन और बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि एंजाइम के हवाले से आपको पता होनी चाहिए, दैट आर सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। आपने नाम सुने होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। अब यहाँ पे वही रिएक्टेंट वो होते हैं जो एक प्रोसेस में मिल रहे हैं, ठीक है, आपस में मिल रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है, दैट इज एक्चुअली सबस्ट्रेट। इस पे आके एंजाइम ने एक्ट करना है। सो एंजाइम के हवाले से अगर इसको डिफाइन किया जाए तो हम कहेंगे कि सबस्ट्रेट आर दोज मॉलिक्यूल ऑन विच एंजाइम एक्ट, ठीक है, जिन पर आके एंजाइम ने काम करना है उनको सबस्ट्रेट कहेंगे। और एंजाइम के काम करने के बाद जो हमें चीज मिलेगी एंड पे उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए आप ये एग्जांपल देख लें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, ये फोटोसिंथेसिस है ना। सो इसमें जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं दे आर सबस्ट्रेट्स, और जो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन है दे आर प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ये उन एंजाइम के सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स हैं जो इस प्रोसेस में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम ये कहते हैं कि आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि एंजाइम से रिलेटेड है। जब तक ये पता नहीं होगी एंजाइम का काम हमें समझ नहीं आएगा, एंड दैट टर्म इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को अगर सोचा जाए तो हमें लग रहा है कि कोई भी ऐसी एनर्जी होगी जो कि कुछ एक्टिवेट करेगी, कुछ स्टार्टअप करेगी, ठीक है। सो इसी तरह से इसको जब डिफाइन किया गया तो हम कहेंगे कि it is a minimum amount of energy that is actually required to start a reaction, ठीक है। एक रिएक्शन है, दो हमारे पास सबस्ट्रेट हैं A और B, उन्होंने मिलके C बनाना है, लेकिन उनको A और B को मिलने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो जब तक वो एनर्जी नहीं होगी तब तक C जो है वो नहीं बनेगा, वो प्रोड्यूस नहीं होगा। सो वो A और B में जो रुकावट बन रही है, जो उनको एनर्जी चाहिए मिलने के लिए, स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन को, दैट एनर्जी इज एक्चुअली कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी जब तक नहीं होती तब तक रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एक बैरियर का काम करती है, किसी भी प्रोसेस में ये रुकावट डाल देती है, ठीक है। अब जरूरत इस अमर की है कि इस बैरियर को कम किया जाए। इस बैरियर को कम करने का मतलब ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज किया जाए। अब ये कोई आसान काम तो नहीं है। इस एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो कि आके इस बैरियर को कम करे, और वो कौन है? एंजाइम, ठीक। अब एंजाइम जब काम करेगा तो वो बैरियर कम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को एक्चुअली कम करेगा, तो फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्पीड अप, ठीक है। उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो फिर उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। इसको समझने के लिए जरा ये डायग्राम देखें कि इस बंदे ने इस पत्थर को यहाँ से इस ऊंचाई से नीचे लेके आना है, ठीक है। ये एक्चुअली इसका प्रोसेस है। अगर ये ऐसे सीधा हो जाए या थोड़ा सा कम हो जाए ये स्लोप, तो इसका काम आसान है ना। तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ ले जाना जो है, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए जो इसको एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर ये स्लोप थोड़ी सी कम हो जाए तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी ना। सो एंजाइम का काम एक्चुअली यही होता है कि वो इस स्लोप को कम कर देता है, जिस कदर हो सके रिएक्शन को आसान बना देता है, ताकि कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास
कि एंजाइम एक्चुअली किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है, हाउ एंजाइम लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। इसके 3 बेसिक पॉइंट हैं जो कि आपको आने चाहिए। सबसे पहला है दैट कैन ऑल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी एक सबस्ट्रेट है वो आके एंजाइम के साथ मिल रहा है लेकिन एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ वो मैच नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, वो उस शेप को चेंज कर देगा ताकि जल्दी से रिएक्शन हो सके। और उस शेप को चेंज करने के लिए एक्चुअली बहुत सारी एनर्जी चाहिए थी, तो सबस्ट्रेट इंतजार कर रहा है जब तक एनर्जी नहीं आएगी तब तक रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन उस एनर्जी से पहले अगर एंजाइम उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए तो वो आसानी से वो शेप चेंज कर देता है और आराम से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाता है। दूसरा है इट कैन डिस्टर्ब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। हर सबस्ट्रेट पे एक चार्ज होता है, जब तक वो चार्ज जो है अच्छे से आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तब तक कोई भी रिएक्शन इजीली प्रोसीड नहीं होगा। सो उस चार्ज को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो अगर वही एक्टिवेशन एनर्जी की जगह वो काम आके एंजाइम कर दे तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, सो क्या होगा, वो एंजाइम आके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेगा जिससे रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। तीसरा है इट कैन ब्रिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट, यानी अभी मैंने जो एग्जांपल दी थी कि 2 सबस्ट्रेट हैं ए और बी, वो आपस में मिलके एक तीसरा सबस्ट्रेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है अगर फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने मिलके ग्लूकोज बनाना है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, वो एक दूसरे के साथ मिल नहीं पा रहे। सो मिलने के लिए उन्हें बहुत सारी एनर्जी चाहिए। सो उस एनर्जी की जगह अगर एंजाइम आ जाए और उनकी ओरिएंटेशन करेक्ट करा दे तो कम एनर्जी में ये काम हो जाएगा। सो इसको हम 1 बाय 1 जरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं कि किस तरह से एक्चुअली ये काम होता है। नंबर 1 इज ऑल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे ये हमारे पास एंजाइम है और ये जो है वो सबस्ट्रेट है। एक्चुअली हमने इनको अलग अलग करना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है हमारा ये वाला। ठीक, सो जब ये आके इसके साथ मिलेगा तो आप देखें ये वाली शेप और ये वाली शेप आपस में मैच नहीं कर रही। सो एंजाइम क्या करेगा, थोड़ा बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इसको चेंज करेगा और ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे और प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से रिलीज हो गया। अब प्रोडक्ट तो चेंज हो गया लेकिन देखें एंजाइम में कोई चेंज नहीं आया। यही एक कैटलिस्ट की स्पेसिफिसिटी होती है कि ये सबस्ट्रेट की शेप तो चेंज कर लेता है या आप कह सकते हैं उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन खुद उसमें एज सच कोई चेंज, कोई परमानेंट चेंज नहीं आता। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेकंड पॉइंट दैट कैन डिस्टर्ब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। उसके लिए आप ये डायग्राम देखिए कि एक आपके पास ये ए है, ये तो इसमें यूज हो रहा है, ये हमारे पास बी है, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इसका यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और जो एंजाइम है जहाँ इसमें इस्तेमाल होना है उसमें यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। सो हमें कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा जिसके यहाँ पे पॉजिटिव हो और यहाँ पे नेगेटिव हो। सो इन सारों में से ये सबस्ट्रेट जो है ये दी बेस्ट है जो कि यहाँ पे यूज हो सकता है। सो हम कहते हैं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर इसको इससे मिलता जुलता सबस्ट्रेट मिल जाए तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देता है और उसको इस्तेमाल में ले आता है। ठीक है, तीसरा है हमारे पास पॉइंट कि इट कैन ब्रिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखो कि यहाँ पे ये जो ब्लू और पिंक 2 चीजें हैं इन्होंने मिलके ये चीज बनानी है ये। ठीक है, लेकिन ये मिल नहीं पा रही एक्चुअली, तो यहाँ पे एक एंजाइम आएगा जो कि इनको ऐसी स्पेस प्रोवाइड करेगा कि ये दोनों यहाँ पे रहते हुए एक दूसरे के साथ मिल जाएं, इनकी ओरिएंटेशन करेक्ट हो जाए और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फिर से याद कर लीजिए 3 पॉइंट हैं कि किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को लो किया जाता है। सबसे पहले तो ये सबस्ट्रेट की शेप चेंज कर सकता है, देन ये सबस्ट्रेट के ऊपर जो चार्ज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकता है, देन ये सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता है ताकि वो आपस में अच्छे से रिएक्ट कर जाए। ठीक,
अब उसके बाद हम कहते हैं कि जब एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, जो कि आपकी बुक में भी दी हुई है कि अगर हमने एक रिएक्शन प्रोसीड कराना था उसमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी। ये पिंक जो आपके पास ग्राफ है ये शो कर रहा है कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी। जब हमने एंजाइम यूज किया तो इतनी एनर्जी में ही ये काम प्रोसीड हो गया। तो फिर जब एनर्जी कम होगी तो जल्दी काम हो जाएगा, रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम ये कहते हैं कि एंजाइम को अगर आपने कैटेगराइज करना हो तो किस तरह से करेंगे। एंजाइम वैसे तो मैंने अभी कहा बहुत सारे ऐसे तकरीबन सारे के सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें एंजाइम रिक्वायर हैं। सो एंजाइम को कैटेगराइज करने के लिए कोई एक तरीका नहीं है। उनको हम लोकेशन पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको उनकी वर्किंग पे, उनकी स्पेसिफिसिटी पे, उनके सबस्ट्रेट पे कि वो किस सबस्ट्रेट पे काम करेंगे, उनके रिएक्शन पे, बहुत सारी ऐसी बेसिस हैं जिस पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपके लेवल पे सिर्फ एक कैटेगरी दी हुई है और वो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, सेल के अंदर हैं, बाहर हैं, कहाँ हैं, क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, सो उस बेस पे हम ये कहते हैं कि इसकी दो कैटेगरीज हैं लोकेशन की बेस पे, सेल के लिहाज से, या तो सेल के अंदर होंगे या सेल से बाहर होंगे। सो इसकी दो कैटेगरीज हमारे पास आ गई, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड और एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड। तो फिर इंट्रा सेलुलर वो एंजाइम हुए जो इनसाइड द सेल काम करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर वो एंजाइम हुए जो आउटसाइड द सेल काम करते हैं। और इनके एग्जांपल्स अगर देखी जाएं तो जो एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस में यूज होते हैं, यानी ग्लूकोज को तोड़ना है, वो सेल के लेवल पे होता है, सेल के अंदर होता है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ना ग्लाइकोलाइसिस है और ग्लाइकोलाइसिस में जो एंजाइम यूज होंगे दैट विल बी इंट्रासेलुलर। और दूसरी तरफ जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो हम कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो टूटती है, तो उसके लिए हमें स्टमक की जरूरत होती है ना। तो स्टमक के अंदर तो कोई सेल नहीं है, वो एक कैविटी है बड़ी सी। ठीक है, सो जो एंजाइम कैविटी में यूज हो रहे हैं, स्टमक की कैविटी में यूज हो रहे हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर की एग्जांपल हैं और उनमें आता है हमारे पास पेप्सिन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।